रंधावा, बड़ी खबर पहले महाराष्ट्र में लेटर बम के बाद सियासी तकरार लगातार जारी और इस बीच खबर ये आ रही है कि शरद पवार आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि शाम के वक्त अजीत पवार, जयंत पाटिल दोनों से मुलाकात के लिए दोनों को दिल्ली बुला लिया गया है। शरद पवार से दोनों की मुलाकात होनी है। संजय राउत से भी दोपहर बाद मुलाकात संभव है। आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं शरद पवार। हलचलें लगातार तेज हैं तो किसी भी क्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। हालांकि मुलाकात शाम को है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर लगातार नजर आज तक की बनी हुई है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। हालांकि सियासी तकरार को लेकर क्या शरद पवार कुछ कहेंगे? उधर संजय राउत इशारा कर चुके हैं कि अंदरूनी बदलाव मुमकिन है। बीजेपी लगातार हमलावर है। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार शरद पवार के घर के बाहर से हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, मुलाकात शाम को, लेकिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उम्मीद की जा सकती है इसमें? देखिए, हम लगातार ये समझ रहे थे और ये पता था कि दरअसल आखिरी फैसला शरद पवार को ही लेना होगा। उनके दरवाजे पर आके ही विवाद शांत होगा। ठीक अब से 10 मिनट पहले शरद पवार, मैं ठीक उनके घर के दरवाजे पे खड़ा हूं, जहां से अभी उनके दफ्तर से बताया गया है कि 15 से 20 मिनट के भीतर पवार साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितने भी सवाल उठ रहे हैं हर सवालों का वो जवाब देंगे। जाहिर है, महाराष्ट्र का जो विवाद खड़ा हुआ है, हो सकता था कि शरद पवार इस बैठक को मुंबई में भी लेते, वहां भी लोगों से मिलते, लेकिन जैसा वहां माहौल है, परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि जो भी बैठकें होंगी वो दिल्ली में करेंगी। लेकिन चूंकि वो उनकी पार्टी के नेता शामिल हैं इसमें, जरूरी नहीं है कि इसके लिए उन्हें बैठकर मिल करके ही फैसला लेना हो, मीटिंग करनी ही हो। वो तो फोन पर भी जाहिर है सबसे संपर्क में होंगे। आगरा से यहाँ तक पहुंचे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, इस समय भी मंत्रणा हो रही होगी। संजय राउत 2 बजे लगभग शिरडी से चलेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को उन्होंने अजीत पवार को बुलाया हुआ था, जयंत पाटिल को जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उनको बुलाया था। तो वो जो बैठकें होनी है वो हो सकता है कि आगे भी हो। मंत्रणा तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अब जब ये ऐलान हो गया कि शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जाहिर है ऐसे सामान्य परिस्थितियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पर नहीं हो सकता, बल्कि महाराष्ट्र का जो बवाल है उस पर उन्हें जवाब देना है। शरद पवार हमें जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए, जरा देखिए कि माहौल किस तरह का है वहां पर। और इस बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए बड़ी बात यह है कि देशमुख के इस्तीफे को लेकर प्रेशर बन रहा है। संजय राउत इशारा कर चुके हैं कि अंदरूनी बदलाव मुमकिन है, लेकिन इस बीच जयंत पाटिल सीधे तौर पर कहते हैं कि इस्तीफे की जरूरत ही नहीं है। तो डैमेज कंट्रोल किस तरीके से होगा? क्या माना जाए संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी सड़कों पर है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। शरद पवार हे आपली भूमिका जाहिर करना। देखिए, एनसीपी के सभी नेता, सारे मंत्री ये कह दे, लेकिन हाँ, इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते कि कैसे मीडिया का जमावड़ा रविवार को, सुपर संडे वाली जो स्थिति है यहाँ पर, ऐसा अमूमन राजधानी दिल्ली में बहुत कम होता है। ये बड़ा सा जमावड़ा जो यहाँ पर है वो इंतजार कर रहा है कि ठीक मेरे पीछे ये दरवाजा खुले, हम अंदर जाएं, शरद पवार सामने आए और कई सारे सवाल, जिनमें जो सवाल आप भी उठा रहे हैं उनके भी जवाब लेने हैं, जो परिस्थितियां हैं। और जो हम कह रहे हैं कि एनसीपी का कोई नेता हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो मंत्री हो, कोई भी हो, वो आखिरी शब्द नहीं होगा। आखिरी शब्द वो होगा जो शरद पवार कहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री जाहिर है उनके कोटे से आते हैं, नेता उनके हैं, उनके नेता पर आरोप लगा है। तो ऐसे में फैसला जाहिर है, ये जो महाआघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का जो नेतृत्व, ये मिल करके फैसला लेना है। ऐसे में ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी गतिविधियों के बीच शरद पवार चुप रहे हों या जो पूरी महाआघाड़ी के जो तमाम नेता हैं उनके बीच मंत्रणा ना हुई हो। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो ये बोलचाल होती है, बातचीत होती है, और इस बातचीत में शाम की जो बैठक थी, हो सकता था कि वो भी एक फॉर्मेलिटी हो कि उस बैठक में आखिरी फैसला उसके बाद सुनाया जाए। लेकिन अब ये भी चौंकाने वाला है कि शरद पवार लौट कर आते हैं, और लौट कर आते हो देखिए ये दरवाजा खुल गया। हम आपको सीधे शरद पवार के घर के भीतर ले चलेंगे, और ये जो गहमा गहमी, जो रफ्तार, जो फुर्ती आप तमाम कैमरों में देख पा रहे हैं भीतर जाते हुए, ये देख रहे हैं, लिटरली ये देखिए मैराथन जैसी तस्वीर है। सारे कैमरे भाग रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि सबको समझ में आता कि आज जो सुपर संडे और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार द्वारा बुलाया जाना, वो भी उस परिप्रेक्ष्य में जब महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। एक पुलिस अफसर ने कैसे पूरे राजनीतिक महकमे को हिला दिया, पूरी सरकार को हिला दिया। ऐसे में मैं अपने कैमरामैन सचिन चंडोक से कहूंगा वो भी तुरंत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ पहुंचे, वहां पहुंचने की कोशिश करें। और ये जो जिस परिप्रेक्ष्य में शरद पवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है, वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति का सुपर संडे, और यहाँ मंच देखिए, मंच पूरी तरह से
सज चुका है। सिर्फ एक कुर्सी है, यानी शरद पवार के साथ और कोई नेता नहीं होगा। और अब ये जो मंच सजा हुआ है, ये माना जा रहा है आपसे 10 से 15 मिनट के भीतर ही शरद पवार यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये उनका घर है, आवास। 15 मिनट का समय हुआ है, वो यहाँ पर आगरा में थे अपने परिवार के साथ, वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। शाम की जो बैठक है, जाहिर हम ये सवाल उनसे पूछेंगे कि आज शाम को जो बैठक होनी थी क्या वो आगे होगी। संजय राउत जो कि 2 बजे लगभग महाराष्ट्र से चलने वाले हैं, उनको आना है दिल्ली, क्या वो दिल्ली आएंगे तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन इसको नहीं नकारा जा सकता नवजोत कि जितने महाआघाड़ी के, महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, शिवसेना के हों या एनसीपी के हों, उनके बीच बातचीत नहीं हुई होगी। जाहिर है बातचीत का दौर शायद कल रात से ही लगातार चल रहा होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार में अगर इतने बड़े गृह मंत्री पर ही आरोप लग जाए तो जितने कयास आप लगा सकते हैं उन तमाम कयासों को बल मिल जाता है। लेकिन अब नज़र इस कुर्सी पर जिस पर शरद पवार थोड़ी देर में बैठेंगे। कई सारे सवाल जो महाराष्ट्र की सियासत आशुतोष पहुंच रहे हैं, आपने देखा कि बिल्कुल जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग कर रही है सरकार के खिलाफ। हाँ आशुतोष, जरा ऑप्शंस पर भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जितनी देर में शरद पवार वहां पर आएंगे, आप दिखा रहे तस्वीरें भी, एक ही कुर्सी हम मानकर चल रहा है कि शरद पवार अकेले बैठेंगे। देखिए जो खबरें और कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी लगातार हमलावर है। अब से कुछ ही देर पहले रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तो उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया। 2 बजे का वक्त है जब देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले जो हलचने भी हम देख रहे हैं, कयास। अब गेंद क्योंकि शरद पवार के पाले में है, तो ऑप्शंस वहां पर क्या क्या बचती है? आशुतोष मैं लौटती हूँ आपके पास, जल्दी से। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए शरद पवार के घर पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंचे आगरा से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहुत दबाव है शरद पवार एनसीपी के ऊपर, क्योंकि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तो हो रही है। जिस ढंग से परमवीर ने चिट्ठी लिखकर तमाम आरोप लगाए, 100 करोड़ महीने की वसूली का जो उन्होंने सचिन वाजे को कहा था, उसको लेकर के बहुत दबाव है। उसी को लेकर के बीजेपी भी आक्रामक है। रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है और सवाल उठ रहे हैं कि शरद पवार को इन तमाम मामलों पर आगे आकर के बोलना चाहिए। आखिर क्या पूरी सरकार वसूली में लगी थी या सिर्फ गृह मंत्री वसूली में लगे थे? ये पैसा किस किस के पास जाता था? तो शरद पवार ने, और मैं आपको बता दूं, अनिल देशमुख की 2 दिन पहले जब शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनिल देशमुख को साफ तौर से कह दिया था कि आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं और आपको गृह मंत्री पद से जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी जाना पड़ सकता है ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जो परमवीर की चिट्ठी आई है उसके बाद काफी दबाव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर, खासतौर से एनसीपी के ऊपर। अब शरद पवार को फैसला लेना होगा और आज अजीत पवार, जयंत पाटिल भी बुला लिए गए हैं दिल्ली में बातचीत करने के लिए। लेकिन शरद पवार अब इन तमाम आरोपों के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं, उनकी पार्टी के नेता अनिल देशमुख गृह मंत्री जो हैं, उसके ऊपर शरद पवार क्या कहते हैं। लेकिन अनिल देशमुख के ऊपर के इस्तीफे को लेकर के एनसीपी के ऊपर काफी दबाव है और कुछ ना कुछ बहुत जल्दी होने वाला है उनके इस्तीफे को लेकर के, ये बात साफ है। अशोक, अब देखिए सवाल यहाँ पर यही है, हालांकि मैं वही, आशुतोष भी वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन अगर आप अपडेट दे पाए, अब ऑप्शंस क्या बचते हैं? क्योंकि गेंद पूरी तरह से एनसीपी के पाले में, उन्हीं को डिसाइड करना है, शरद पवार को डिसाइड करना है। मुलाकात के लिए शाम को बुलाया था, खबर ये भी थी कि हो सकता है मुलाकात के बाद जो भी फैसला होगा उस बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम किस तरीके से देखें, मायने इसके क्या निकाले जाएं और क्या ऑप्शंस बचती हैं शरद पवार के पास? देखिए ऑप्शन तो सीधा ये है कि अनिल देशमुख को जाना पड़ेगा। वो अभी घोषणा करें उसकी, शाम को जाएं, उनका इस्तीफा कब करवाते हैं, लेकिन वो जाना पड़ेगा। बहुत दबाव है एनसीपी के ऊपर और पूरी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। पहले सचिन वाजे को लेकर शिवसेना के ऊपर निशाना था, लेकिन जैसे ही कल परमवीर ने चिट्ठी लिखी वसूली को लेकर के कि वो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर दबाव बनाते थे कि उनको 100 करोड़ रुपए पर महीने का पैसा चाहिए, उसके बाद से तो शरद पवार पे खासतौर से एनसीपी के तमाम नेता निशाने पर हैं और सरकार पर दबाव के साथ साथ अब शरद पवार को ये बताना पड़ेगा कि क्या वो अनिल देशमुख के बारे में कहते हैं जो परमवीर ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, वसूली को लेकर के। क्योंकि व्हाट्सएप चैट में अशोक सिंघल रहिए हमारे साथ, क्योंकि शरद पवार पहुंचने वाले, लेकिन उस बीच बहुत अहम हो जाता है शिवसेना का स्टैंड। संजय राउत क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए पहले। क्या रहना उचित है या नहीं, ये तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, या इस सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है शरद पवार साहब, वो तय करेंगे। नैतिकता के आधार पर बहुत सी बातें की जाती है और जिसे मराठी में सत विवेक बुद्धि बोलते हैं हम,
वो भी एक आधार होता है। लेकिन कभी कभी झूठे आरोप भी, जिस तरह से लोग आजकल जो एक नया ये निकला है कि इतने ज़ोर से झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगता है सच है ये। हाँ, तो उस बारे में भी देखना पड़ेगा। ये मानते हैं आप कि इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, ऐसा मानते हैं फिर आप? नहीं, देखिए, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मैं सरकार का हिस्सा होता तो ज़रूर मैं उस बारे में मेरी बात सामने रखता। मैं सरकार से बाहर हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनता है, उस बारे में मैं मेरा मत बनाता हूँ। बातें लगातार की जा रही कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है, सरकार अस्थिर बनती जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की घड़ी अब शायद गिनी हो सकती है या फिर राष्ट्रपति शासन की भी बातें की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लाना ये तो बहुत पुराना सपना है बीजेपी का। बीजेपी हजम नहीं कर पा रही अभी भी, 1.5 साल के बाद भी, कि महाराष्ट्र की सत्ता हमसे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने खींच ली है। हाँ, उनका निवाला जो था वो निकाल लिया है उनके मुंह से। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में ये हजम करना चाहिए कि आज हम सत्ता पे नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सत्ता से दूर जाना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेतागण हैं, वो 1.5 साल के बाद भी सीएम इन वेटिंग है। केंद्र को लगता है कि फिर सरकार आ गई, फिर वो सुबह आ जाए। घर के पास में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो कल की घटना हुई है, जो लेटर आया है, जो लेटर लिखा है कमिश्नर, एक्स कमिश्नर, लगभग उससे सरकार को कोई खतरा है। जरूर सरकार में अंदरूनी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जरूर बदलाव हो सकते हैं और बदलना भी चाहिए। सबसे पहले सरकार को इसके बाद, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, आत्मचिंतन, सरकार को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई सत्ता पे बैठता है तो उनको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हो गए, दूसरे की बात मानते नहीं। ऐसी बात नहीं होती, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो बात मानते नहीं सरकार में बैठे हुए, आपको लगता है राउत साहब? धीरे धीरे पता चलेगा आपको। अगर ये बात पहले से हम लोग बता रहे थे, कुछ लोग, कि थोड़ा सा सावधानता बरतनी चाहिए, बाहर कुछ ऐसी बातें हो रही है या लोग बोल रहे हैं, उस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो बयान एक तरीके से इशारा भी होते हैं। जैसा अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े। अशोक सिंघल, जिस तरीके से संजय राउत ने देखिए 2-3 बातें कही हैं। पहली बात, नैतिकता भी एक आधार होता है। दूसरी बात, आत्मचिंतन की जरूरत है सरकार को। तीसरी बड़ी बात कि अंदरूनी बदलाव हो सकता है लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है। इशारा एक तरीके से शिवसेना की तरफ से भी आ रहा है। ये आवाज नहीं समझ में आ रही। अशोक सिंघल लगातार शरद पवार के घर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्सी लग चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। शरद पवार अब से कुछ ही देर में बस वहां पर पहुंच सकते हैं। आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि मुलाकात अपनी पार्टी के नेताओं से शाम में उनको करनी है। अजीत पवार, जयंत पाटिल दोनों को बुलाया गया है। खुद संजय राउत भी दोपहर बाद उनसे भी एक मुलाकात होनी है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो मुलाकात से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि शरद पवार यहां कर रहे हैं, शिवसेना की तरफ से संजय राउत इशारों में, चाहे वो नैतिकता की बात हो, अंदरूनी बदलाव की बात हो, आत्मचिंतन की बात हो, सारी बातों का जिक्र हो रहा है। नहीं, जिस तरीके से शरद पवार पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, लग रहा है कि फिलहाल तो वो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करेंगे। एनसीपी की तरफ से आपने देखा होगा कि जयंत पाटिल, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष जो है, उनका जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उनका यह आरोप है कि परमवीर सिंह का जो खत है वो किसी के इशारे पर किया गया है। शायद शरद पवार उसी तरीके की कोई लाइन टो करे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक शरद पवार अनिल देशमुख पर कार्रवाई की घोषणा तो नहीं करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके लिए शाम की मीटिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मेरे पास जानकारी ये है कि एनसीपी के भीतर अनिल देशमुख को रिप्लेस करने के लिए जरूर ये हो रही है कि किसको, अगर अनिल देशमुख को रिप्लेस करना है तो कौन गृह मंत्री बन सकता है, उस पर जरूर विचार शुरू हो चुका है, उस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये मामला काफी गंभीरता से लिया गया है। किसी को लगा नहीं था कि परमवीर सिंह, जिनको
कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया, वो इस तरीके का संगीन आरोप करेंगे और काफी मुश्किल सरकार इसके वजह से पड़ जाएगी इन आरोपों की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करे, वो उस लेटर को पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करे, उसकी कोशिश की जाएगी। अनिल देशमुख की तरफ से भी बार बार परमवीर सिंह के खत का रिबटल देने की कोशिश हो रही है। जो अभी एक नया स्टेटमेंट अनिल देशमुख की तरफ से निकाला गया है वो अनसाइंड स्टेटमेंट है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की खबरों